दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही विशेष क्लास को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में और मुगल कालीन जो स्थापत्य कला हुआ उससे संबंधित किस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आज हमारा 85वां लेक्चर है, ठीक है, 85 लेक्चर है दोस्तों, और आज हम कवर करने चल रहे हैं 2521 से लेकर के 2550 तक के सवालों को। यानी अगर आप आज की क्लास देख लेते हैं तो आपके पास 2550 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, किस तरह के सवालों को पढ़ने वाले हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, बता के दिखाओ। अगर लग रहा है कि बड़ा आसान सवाल है तो आप एक बार में जवाब देके दिखाओ, ठीक है, कि राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को मुगल काल में क्या कहा जाता था, ठीक है, या लाहौर स्थित जो बादशाही मस्जिद था इसको किसने बनवाया था, ठीक है। तो यह आपको बताना है मुस्लिम शासकों के अधीन जो क्षेत्र होते थे उनको क्या कहा जाता था, और गैर मुस्लिम शासकों के अधीन जो क्षेत्र होते थे उनको क्या कहा जाता था। इस तरह के सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। बाबर द्वारा निर्मित काबुली बाग, जो काबुली बाग बना दोस्तों, इसकी स्थापना कहां पे किया गया, काबुली बाग कहां पर बना हुआ है, ठीक है, शीश महल, शाह बुर्ज, नगीना मस्जिद, ये सभी कहां पर स्थित है। मुझे पता था, मैं आपसे नॉर्मल सवाल नहीं पूछने वाला था कि मोती मस्जिद कहां पर है बता दो, चलो आगरा का किला कहां पर है, ताजमहल कहां पर, ये सब बेकार से सवाल हैं। इस तरह के सवालों को नहीं हमें अटेंड करना, हम नए तरह के सवालों को दोस्तों करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, एक बार आप पूरी क्लास को शुरू से देखिएगा, ठीक है। एक और निवेदन करना चाहूंगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत ही जबरदस्त ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच। ये एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है दोस्तों। एनसीईआरटी की किताबों में जो फैक्ट है उनको सम्मिलित करते हुए दोस्तों ये फाउंडेशन बैच तैयार किया गया है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इन नंबरों पर मिल जाएगा। कॉल करके संपर्क करिए, जो नया बैच आ रहा दोस्तों उसमें आपकी एंट्री हो पाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 85वां लेक्चर है, 2521 से लेकर 2550 तक के सवालों को कवर करने चल रहे हैं, और मुगल कालीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य कला के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, और पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मुगल काल में जाति या संघ का जो मुखिया होता था, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़े थे कि मुगल काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों, हमने पढ़ा था कि मुगल काल में सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, तो आपने कहा कि सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था, ठीक है। और एक गांव का जो मुखिया होता था दोस्तों, इस गांव के मुखिया को दोस्तों क्या कहा जाता था, तो इसको हम पाटिल कहते थे, पाटिल कहते थे, पटेल कहते थे, ये हम जो है पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है कि मुगल काल में जाति या संघ के मुखिया को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें कहा जाता था मुकद्दम। क्या कहा जाता था, मुकद्दम कहा जाता था। जो जाति या संघ का मुखिया होता था, ठीक है, उसे क्या कहते थे, उसे मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। एक सवाल और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि जो गांव का लेखपाल हुआ करता था उस लेखपाल को क्या कहते थे। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। प्रधान तो आपने पढ़ लिया, अगर लेखपाल पूछ देता तो बताइए, ग्राम का जो लेखपाल होता है, लेखपाल, उस लेखपाल को क्या कहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसे ऐसे इसके जवाब मिले ना, मजा आ गया पढ़ करके, ठीक है। याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है कुलकर्णी। क्या कहा जाता है, आज भी दोस्तों आप में बहुत सारे टाइटल देखते होंगे कुलकर्णी नाम से। आज आपको पता चल गया कुलकर्णी क्या होते थे, आज आपको पता चल गया पाटिल या पटेल कौन होते थे। ये मुगल काल में दोस्तों या तो ग्राम प्रधान रहे हैं या तो लेखपाल लोग रहे हैं, तभी इनके नाम में यह टाइटल जुड़ा है और वही चलता चला आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला सवाल देखो, लिख रहा है कि मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आने वाली भूमि, जो भूमि दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आती थी उस भूमि को क्या कहते थे, उस भूमि को कहते थे खालसा भूमि। अरे तभी तो अकबर ने क्या किया था, 500 बीघा खालसा भूमि दोस्तों दान दे दिया था, आपको याद है ना, 500 बीघा खालसा भूमि अकबर ने दान दे दिया था सिखों को, और उसी पर दोस्तों स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ दोस्तों, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो गुरुद्वारा है वो अकबर द्वारा दिए गए इस 500 बीघे जमीन पर बना हुआ है, और वो खालसा भूमि थी। क्यों, क्योंकि वह भूमि किसी और की नहीं थी, वह भूमि बादशाह के अंडर में आती थी। जिस तरह से दोस्तों आज सरकारी जमीनें होती है ना, उसी तरह से दोस्तों ये बादशाह के अंडर में आने वाली जमीनें थी, और इसे हम क्या कहते थे, खालसा भूमि कहते थे, ठीक है। अच्छा, कई बार दोस्तों आपने सुना होगा कि सैनिकों को नगद वेतन जब नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, या किसी वजह से मान लीजिए शॉर्टेज हो गया और नगद वेतन उनको नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे में दोस्तों उनको भूमि दिया जाता था, ठीक है। नगद वेतन के बदले दोस्तों उन्हें भूमि दिया जाता था। कुछ समय के लिए दोस्तों ये भूमि का इस्तेमाल वो कर सकते थे, तो इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था सरयुगल। क्या कहा जाता दोस्तों, याद रखेगा, नगद या भूमि के रूप में दोस्तों जो अनुदान मिलता था, जो भत्ता मिलता था, जो कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिलता था, जैसे आज सरकारी आवास होता है वैसे बात कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे सरयुगल। क्या कहते थे,
सरयू गल के नाम से जानते थे। ठीक है, ये मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित सवाल है, कोई आसान सवाल नहीं है, बड़ा रिसर्च करके तब इन सवालों को कलेक्ट किया गया। अगला सवाल देखिए, लिख रहा औरंगजेब ने अपने शासन काल में भू राजस्व की कौन सी प्रणाली को अपनाया था, यह आपको बताना है। औरंगजेब के समय में दोस्तों भू राजस्व दर कितनी थी, तो याद रखिएगा 50%। जी हां दोस्तों, जितना आप उपज उगाते थे उसका 50% दोस्तों आपको भू राजस्व के रूप में जमा करना पड़ता था। और यहां पर जो प्रणाली थी उसे हम कहते थे नस्क प्रणाली। क्या कहते थे दोस्तों, नस्क प्रणाली के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। ठीक है, नस्क प्रणाली सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो मैं तो कोई ऑप्शन देता नहीं, 4 ऑप्शन देकर के 3 ऑप्शन गलत ही रहेंगे। भाई अगर मैं इस सवाल में 4 ऑप्शन बनाऊं तो 3 तो गलत ही रहेगा ना, सही तो एक ही रहेगा। और जब सही एक ही रहेगा तो एक ही पढ़ो, काहे का 3 के बारे में टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा नस्क प्रणाली ये भू राजस्व प्रणाली है जो कि औरंगजेब के काल में दोस्तों लागू की गई थी। ठीक है, लिख रहा है किसी राजकीय कर्मचारी कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो राजकीय सेवाएं देता हो, जो राजा के दरबार में अपनी सेवाएं देता हो, किसी प्रकार का राजकीय सेवा हो सकता है। तो लिख रहा है किसी राजकीय कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले वेतन के रूप में एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाने वाला भूमि। देखो जो हमने पीछे पढ़ा ना सरयू गल, वो सरयू गल एक तरह से हम कह सकते हैं भत्ता के रूप में मिलता था, भत्ता के रूप में। ठीक है, रहने के लिए आवास टाइप का मिलता था, जिस तरह से भी सरकारी आवास वगैरह मिलता है उसे हम दोस्तों सरयू गल कहते थे। और जो भूमि एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता था, बाद में वापस ले लिया जाता था, उसे क्या कहते थे, उसे जागीर कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, उसे जागीर कहते थे कि बादशाह की जागीर है, ठीक है, अभी दे दिया गया, बाद में जब कभी आपको नगद वेतन दिया जाएगा तो जमीन खाली कर दीजिएगा, और नहीं नगद वेतन दिया जाता तो जागीर आपकी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से काम होता था। लिख रहा आना सिक्के, दोस्तों हमने रुपए के बारे में पढ़ा है और आपने पढ़ा होगा रुपए का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में दोस्तों रुपए का प्रचलन देखने को मिलता है। और यह क्या होता था दोस्तों, ये चांदी का सिक्का होता था। ठीक है दोस्तों, रुपया जब आप छोटे छोटे रहे होंगे आपको याद होगा 4 आना 8 आना चलता था। 4 आना मतलब 25 पैसे को, 8 आना मतलब 50 पैसा, 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। दोस्तों ये आना जो सिक्का था ये किसके शासनकाल में प्रचलित था, तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में ये आना सिक्का चला था। और तब से लेकर के दोस्तों सन 2000 से पहले तक दोस्तों ये आना सिक्का चलता था। अरे गोली वोली खरीदा जाता था, याद है, वो 4 आना 8 आना मिलता था, 4 आना में 4 ठो, 8 आना में 8 ठो, 1 रुपया में 16 गोली, याद है ना। तो याद रखिएगा वही सवाल है यहाँ पर, वो शाहजहां के शासनकाल में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी? आइए आगे बढ़िए। लिख रहा है जहांगीर द्वारा शुरू किया गया सरकारी अनुदान, किसके द्वारा दोस्तों, ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया। आपको पता है जहांगीर ने दोस्तों जंजीर भी लगवाई थी। ठीक है, सोने की जंजीर जिसे कहा जाता था, ये जनता के लिए सोने की जंजीर ये किसके लिए होती थी, ये जनता के न्याय के लिए होती थी। अगर किसी भी राज्य के नागरिक को न्याय की आवश्यकता है, डायरेक्ट बादशाह से मिलने की जरूरत है, तो जंजीर हिला देगा, एक घंटी से वो जंजीर दोस्तों जुड़ी होता था और घंटी बजता था, ऐसे में जहांगीर को पता चल जाता था। ठीक है, फिलहाल आपसे सवाल अलग पूछ रहा कि जहांगीर द्वारा शुरू किया गया सरकारी अनुदान, उस सरकारी अनुदान को क्या कहते थे दोस्तों, उस सरकारी अनुदान को कहते थे अल्तमगा। क्या कहते थे भैया, अल्तमगा। देखो अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में भी आ रहा होगा सर याद कैसे होगा, भाई याद तो पढ़ने से होगा, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार आपको पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई का, मेहनत करिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। एक सवाल और दोस्तों यहां रुपए से संबंधित मैं आपको बताना चाहूंगा। रुपया से लिख दो ना, रुपए का 40वां हिस्सा, रुपए का 40वां हिस्सा जो होता था उसे हम दाम कहते थे। क्या कहते थे, दाम। और दाम जो होता था दोस्तों ये तांबे का सिक्का होता था। ठीक है, रुपया चांदी का होता था ना, उसी तरह से जो दाम होता था वो क्या होता था दोस्तों, वो चांदी के सिक्का ना होकर के वो तांबे का सिक्का होता था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये रुपए का 40वां हिस्सा होता था। ठीक है, रुपए का 40 मतलब 1/40वां भाग क्या हो जाएगा, वो दाम कहलाता था, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी अल्तमगा को तो ध्यान में ही देना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा मुगल काल में अल्पायु शासकों के संरक्षण के लिए, यानी जिनकी आयु कम है, हम अकबर का एग्जांपल ले लें। अकबर दोस्तों पैदा होता है, अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर दोस्तों पैदा होता है 1542 में और 56 में दोस्तों एक गद्दी पर बैठ जाता है, 1556 में गद्दी पर बैठ जाता है। तो एज देखो कितना है, 42 10 52 4 56, 14 वर्ष की अवस्था में अकबर जो है 14 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता। क्या यह बादशाह बनने के का उम्र है?
अगर हम बाबर की बात भी कर ले तो भी तो दोस्तों 12 से 14 वर्ष की उम्र में दोस्तों फरगाना का शासक बन गया था। क्या वो एज है बादशाह बनने की? नहीं, कोई सवाल ही नहीं बनता। तो याद रखेगा मुगल काल में इस तरह के जो अल्पायु शासक होते थे उनके संरक्षण के लिए, जिस तरह से अकबर किसके संरक्षण में रहता था? बैरम खां के संरक्षण में रहता था। ठीक है, अकबर सब कुछ निर्णय तो ले नहीं सकता, कैसे सेना चलानी है, किसको क्या ऑर्डर देना है, क्या है, वो सारी चीजें पता नहीं है, इसीलिए संरक्षण में रहना पड़ता था। तो अल्पायु शासकों के संरक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली उपाधि दोस्तों कौन थी? तो उसके लिए एक अलग सी उपाधि दिया जाता था, अता बेग की उपाधि। क्या दिया जाता था? अता बेग। अता बेग का तात्पर्य यह था कि मुगल, ऐसे मुगल शासक के छोटे छोटे बच्चे जो अल्पायु शासक के अल्पायु होते थे, अल्पायु यानी कम आयु के शासक होते थे, उनके लिए यह उपाधि बना हुआ था, अता बेग की उपाधि। क्या है? अता बेग की उपाधि। लेकिन मुगल काल में मुस्लिम शासकों के अधीन जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाते थे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो सवाल यहां पर, एक तो मुस्लिम शासकों के अधीन, दूसरा लिख रहा है दोस्तों गैर मुस्लिम शासकों के अधीन जो क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? ये दो सवाल दोस्तों आपके समक्ष आता है परीक्षा में, तो उसे क्या कहा जाता था? सुनिएगा, जो मुस्लिम शासकों के अधीन रहता था ना उसे कहते थे दार उल इस्लाम। क्या कहते थे दोस्तों? दार उल इस्लाम के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्षेत्र, ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई भूखंड जिसका ओनर कौन है दोस्तों? कोई मुस्लिम राजा है, उस स्थान को क्या कहते थे? उस स्थान को हम कहते थे दार उल इस्लाम। ठीक है, उसी तरह से जो गैर मुस्लिम शासक के अधीन होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे दार उल सब्र। क्या कहते थे दोस्तों? दार उल नहीं, सब्र नहीं दोस्तों, दाल उल हर्ब कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? हर्ब। आपने सके हर्ब का नाम सुना होगा। सके हर्ब दोस्तों ये सिंचाई कर को कहा जाता था, सक ए हर्ब। जो हर्ब शब्द है उसी को पकड़िएगा। ये गैर मुस्लिम शासकों के अधीन जो क्षेत्र होता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे दार उल हर्ब कहते थे। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे जो क्रीम सवाल दोस्तों वो सभी मैं आपको दे रहा हूं। और सोचिए कि डेमो क्लास चल रहा है, जिन किसी बच्चों को डेमो क्लास चाहिए फाउंडेशन बैच का, फाउंडेशन का ही डेमो क्लास है। ये क्लास अगर आपको पढ़कर मजा आ रहा है तो सोचो जो हमारा फाउंडेशन बैच होगा वो कितना अल्टीमेट होगा, कितना जबरदस्त होगा। अकबर और उसके बाद के काल में, अकबर का काल दोस्तों कब से कब तक रहा? तो याद रखेगा 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक दोस्तों अकबर राजा रहा। ठीक है, तो कह रहा अकबर का काल और उसके बाद के काल में राजस्व निर्धारण की दरों की कौन सी सूची नकदी रूप में दर्शाई जाती थी? नकदी के रूप में दोस्तों दर्शाई जाती थी। किसका? लिख रहा भू राजस्व निर्धारण की दर जो है निर्धारित की जाती थी। तो याद रखेगा कौन सी सूची? तो इसको दस्तूरी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? याद रखेगा इस सूची को क्या कहते थे? दस्तूरी कहते थे। इसको याद रखेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मुगल काल में अपनी भूमि पर खुद की खेती करने वाले भूस्वामियों को दोस्तों क्या कहा जाता था? ऐसे भूस्वामी जो अपनी स्वयं की भूमि पर खेती करते थे। तो एक शब्द लिखा खुद, इसी से बना देखिए खुद। और याद रखेगा भूमि को कहा जाता था, खेती वाली भूमि को कहा जाता था कास्त। आपने काश्तकारी अधिनियम सुना होगा, तो याद रखेगा वो भूमि से संबंधित होता है। तो खुद कास्त, अगर उनकी अपनी भूमि है उस पर वो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे खुद कास्त कहते हैं। ठीक है, अकबर द्वारा नियुक्त राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी जो टैक्स का कलेक्शन करता था, ये राजस्व तो दोस्तों आय होता था और उसका जो कलेक्शन करता था उसे क्या कहते थे? उसे हम कहते थे करोड़ी। क्या कहते थे भैया? जो राजस्व का कलेक्शन करने वाला अधिकारी होता था उस अधिकारी को हम क्या बुलाते थे? करोड़ी बुलाते थे, करोड़ी। या एक और इसके लिए एक शब्द होता था अमल गुजार। क्या कहते थे? अमल गुजार या अमल गुजारी। ठीक है, इसको याद रखेगा, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। अच्छा एक चीज और पूछ सकता है, जिले का जो राजस्व अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? ध्यान से पढ़िएगा, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। जिले का राजस्व अधिकारी, जो जिले का राजस्व अधिकारी होता था, देखिए राजस्व का कलेक्शन करने वाला तो करोड़ी कहलाता था, या फिर उसे हम क्या कहते थे? अमल गुजारी कहते थे। लेकिन जो जिले का राजस्व अधिकारी होता था उसे हम क्या कहते थे भैया? उसे हम कहते थे देसाई। अरे सर, ये जो आजकल देसाई टाइटल मिलता है यहां से आया क्या? पटेल पाटिल मुखिया होते थे,
पटेल पाटिल मुखिया होते थे, लेखपाल को कुलकर्णी कहा जाता था, और देसाई किसे कहते थे, जो राजस्व अधिकारी होते थे मुगल काल में ना उन जिले के, याद रखेगा उन्हें देसाई कहा जाता था। और देसाई का टाइटल तो भैया अभी भी चला आ रहा है, ठीक है। तो इन सवालों को आपको ध्यान देना है और याद रखना है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए। लिख रहा मुगल काल में कहां का मलमल विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है। मुगल काल में दोस्तों मलमल तो जानते हैं कि मलमल बहुत मुलायम होता है दोस्तों, और ये कहां का मलमल दोस्तों प्रसिद्ध था, तो याद रखेगा बंगाल का मलमल। कहां का दोस्तों, बंगाल का मलमल, ये वर्ल्ड वाइड फेमस था दोस्तों, और इसका निर्यात भी होता था उस जमाने में, ठीक है। तो याद रखेगा मुगल काल में सिंध में, जी हां दोस्तों, सिंध में स्थित बंदरगाह कौन सा था। देखिए आपसे भारत के अंदर नहीं पूछ रहा है, आपसे किसके अंदर पूछ रहा है दोस्तों, सिंध। और सिंध आता कहां दोस्तों, तो सिंध तो आता है पाकिस्तान में, सिंध तो आता है पाकिस्तान में। उस जमाने में पाकिस्तान तो था नहीं, लेकिन दोस्तों वहां का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तो लाहौर का नाम सुना है ना, तो लाहौर से याद रखेगा लाहौरी बंदरगाह, ठीक है। लाहौरी बंदरगाह ये कहां था दोस्तों, ये सिंध में था। लाहौरी बंदरगाह कहां पर था, सिंध में। बाकी लोथल वगैरह आपने सुना है, ठीक है। तो सूरत को बंदरगाह माना जाता था, उसे मक्का का द्वार भी कहा जाता, तो लोग वहीं से होकर मक्का की यात्रा करते थे, वो सवाल भी याद रखेगा। बाबर के समय स्कूल तथा कॉलेजों की व्यवस्था कौन सा विभाग करता था। देखिए ये हमने अपने भाषा में लिख तो जरूर दिया कि स्कूल और कॉलेज, एक्चुअली में उस जमाने में कोई स्कूल कॉलेज होते नहीं थे। उस जमाने में छोटे मोटे विद्यालय टाइप के होते थे। आज के जैसे स्कूल उस तरह से स्कूल नहीं होते थे भाई, बिल्डिंग कहाँ रही होगी, वो तो रहा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया जाता था। तो उस जमाने के जो स्कूल थे उनकी व्यवस्था कौन करता था दोस्तों, तो याद रखिएगा उनके व्यवस्था करने वाले को कहते थे सुहरत ए आम। क्या कहते थे दोस्तों, सुहरत ए आम। क्या कहते थे, शुहरत ए आम कहा जाता था, जो व्यवस्था करते थे स्कूल कॉलेजों की या किसी ऐसे संस्थान की जहां पर लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया जाए, ठीक है। अच्छा आइए देखिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें लॉन्च हुई। मैं आपसे खाली एक निवेदन करता हूं, मार्केट में जाइए, स्टडी 91 की किताब लीजिए, उसको 10 मिनट 5 मिनट खड़े होकर देखिए, पैसा तो लगेगा नहीं। पसंद आए तो परचेज करिए, ना पसंद आए तो मत परचेज करिए। भाई इतने डंके की चोट पर इतने विश्वास के साथ वही व्यक्ति बोल सकता है जब ये कंफर्म हो कि इस किताब में क्वालिटी है। क्यों, क्योंकि मैं आपको खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर रहा, मैं आपसे केवल इतना कर रहा हूं कि आप कंटेंट मिला लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लीजिए, मुझे पता है कि आपको पसंद आएगा। और निश्चित रूप से दोस्तों आप किताबों को खरीदेंगे। इन किताबों को आप ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो। बाकी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां पर भी किताबें लिस्ट कर दिया ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, ऑर्डर मारिए, 3-4 दिनों में दोस्तों किताब आपके घर पहुंच जाएगी, आप उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक मौका दीजिए स्टडी 91 को और आजमाइए हमारी किताबों को, इतना निवेदन हाथ जोड़ करके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो ऑफिस टाइम में दोस्तों कॉल कर सकते हैं, संडे को छोड़ करके 11 बजे से, वैसे 10 बजे से तो ऑफिस कॉल स्टार्ट हो जाता है तो 10 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में दोस्तों अगर आप कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति बन रही है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना इशू लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। निश्चित रूप से हमारी संस्थान की तरफ से आपके मोबाइल पर कॉल जाएगा और फिर आप अपना इशू बताइएगा, उस चीज का सोल्यूशन हम लोग किया जाएगा, ठीक है। इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा मुगल काल में वन का जो सचिव होता था, वन मतलब क्या दोस्तों, अरण्य, अरण्य बोले तो जंगल, ठीक है। तो जो व्यक्ति जंगल का सचिव होता था उसको क्या कहा जाता था, तो दोस्तों उसे कहा जाता था मीर बर्र। क्या कहते थे दोस्तों, मीर बर्र। सर इसी तरह का नाम आपने पहले भी बताया था, हाँ पहले बताया था। जो सेनापति होता था उसे क्या कहते थे, उसे कहा जाता था मीर बख्शी। क्या कहा जाता था, ये ख रहेगा मीर बख्शी कहा जाता था। और इसे क्या कहा जाता था, मीर बर्र कहा जाता था, जो वन विभाग का सचिव होता था उसे। कह रहा है कि मुगल काल में जो शाही अस्तबल का दरोगा होता था। अस्तबल किसे कहते थे, जहां पर अश्व रखे जाते थे, जहां घोड़े रखे जाते थे दोस्तों, उसी को अस्तबल कहते थे। तो याद रखेगा उस अस्तबल का जो दरोगा होता था, उस दरोगा यानी कहने का तात्पर्य क्या, दरोगा कहने का तात्पर्य प्रमुख है, ठीक है। तो उस प्रमुख को क्या कहते थे भाई, उसको कहते थे दोस्तों, उस प्रमुख को अख्त बेगी कहते थे। क्या कहते थे, अख्त बेगी। क्या कहते थे भैया, उसको अख्त बेगी कहा जाता था। जो शाही घोड़ों की देखभाल करता था, जो शाही अस्तबल का प्रमुख होता था, उसे हम क्या कहते थे,
अख्त बेगी कहा जाता था। लिख रहा मुगल काल में जल सेना का प्रधान क्या कहलाता था। ऐसे तो हमने मीर बख्शी देख लिया, लेकिन जो जल सेना का प्रधान होता था उसे हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे मीर बाहरी। क्या कहते थे, मीर बाहरी। जी हाँ दोस्तों, बाहर के काम को देखता था, बाहरी सेनाओं को देखता था, तो मीर बाहरी याद रखिएगा। सॉरी, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। जल सेना का सेनापति होता था, जल सेना का प्रधान होता था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा बाबर द्वारा निर्मित काबुली बाग। बाबर ने काबुली बाग का निर्माण कराया है। आपको बताना दोस्तों कि इस काबुली बाग का निर्माण बाबर ने कहां कराया। अब काबुली जो वर्ड है दोस्तों, उस वर्ड से लोग समझ सकते हैं कि शायद काबुल में कराया हो, नहीं, याद रखेगा। हां, बाबर को दोस्तों कहां दफनाया गया था, कहां दफनाया गया था, दफनाया गया था, तो याद रखेगा शुरुआत में इसको दफनाया गया था आराम बाग में। कहां दफनाया गया था, आराम बाग, जो कि कहां है दोस्तों, आगरा में है। बाद में इसकी किताब पढ़ा गया ना, ठीक है, तुजू के बाबरी, तो पता चला कि इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, तो कुछ वर्षों बाद दोस्तों फाइनली इसे कहां दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया, याद रखेंगे। अभी जो आपसे काबुली बाग पूछ रहा है ना, याद रखेगा काबुली बाग कहां पर है दोस्तों, पानीपत। आपको पता था क्या, नहीं पता था ना। तो अगर नहीं पता था और इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आ जाएं तो आप बताओ करोगे क्या, गलतियां तो हो ही जाएंगी। ठीक है, इसको याद रखेगा। काबुली मस्जिद जो कि बाबर द्वारा बनवाई गई कहां पे दोस्तों, वो बनवाया गया दोस्तों आपके पानीपत में। एक सवाल और दोस्तों, बाबर ने एक और मस्जिद बनाया था, जामी मस्जिद। क्या बनाया था दोस्तों, जामी मस्जिद। ठीक है, जामी मस्जिद दोस्तों कई शासकों के द्वारा बनाया गया जामा मस्जिद। ठीक है, जामा या जामी मस्जिद, लेकिन जो बाबर ने दोस्तों बनवाया था, जो बाबर ने जिसका निर्माण कराया था, ठीक है, उसका निर्माण कहां हुआ था, तो याद रखेगा संभल में। जी हां दोस्तों, संभल में बाबर ने इसका निर्माण कराया था। संभल कहां है दोस्तों, संभल पड़ता है रुहेलखंड में। कहां पड़ता है दोस्तों, रुहेलखंड बेल्ट में आता है संभल। वहां पर दोस्तों बाबर के द्वारा जामी मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो याद रखेंगे। करा दिल्ली में किला ए कुहना का निर्माण दोस्तों किसने कराया है, तो किला ए कुहना बनवाया था दोस्तों शेर शाह सूरी ने। किसने बनाया था दोस्तों, शेर शाह सूरी ने। और किला ए कुहना नहीं दोस्तों, शेर शाह सूरी के द्वारा दोस्तों रोहतास का किला भी बनाया गया। ठीक है, पूछ सकता परीक्षा में ना, तो रोहतास का किला भी बनाया था इसने, ये भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है। एक चीज और, जीते जी इसने क्या बनाया था दोस्तों, अपना मकबरा बनवाया था। ठीक है, जीते जी इसने क्या किया था, अपना मकबरा बनवाया था। ठीक है, कहां पर दोस्तों, सासाराम में। कहां पर बनवाया था, सासाराम में। सासाराम कहां भैया, सासाराम है बिहार में। कहां पर है, बिहार में। वहां पर ये पहला ऐसा शासक था जिसने जीते जी अपना ही मकबरा बनवा लिया था, ये तो आपको पता होगा। 1545 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी कालिंजर अभियान के दौरान। सब पढ़ाया हूं आपके स्टडी 91 पर आइए ना। ऐसे ही दोस्तों ये 85वां पार्ट नहीं चल रहा है, मेरी आदत है, मैं मसाला वाली क्लास नहीं देता, मैं सीक्वेंस से पढ़ाता हूं। आप देखेंगे ना स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में आकर के, तो बहुत सारे विषय मैंने पूरी तरह से पढ़ा के समाप्त कर दिया है, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, फिजिक्स उठा के देख सकते हैं, केमिस्ट्री देख सकते हैं, बायोलॉजी देख सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह सब देख सकते हैं। एक नई सीरीज मैंने बनाया कि आइए क्वेश्चन आंसर पर सीधा डिस्कशन करते हैं, और आपको, ताकि आपको ये पता चल पाए कि नहीं हमारी तैयारी किस स्तर पर है, इन 30 सवालों में हम कितने सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, ये पता चल पाए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दोस्तों ये किसने बनाया था, तो याद रखेगा इसे बनाया था हमीदा बानो बेगम ने। किसने बनाया था, हमीदा बानो बेगम के द्वारा दोस्तों किसका मकबरा बनाया गया, याद रखेंगे हुमायूं का मकबरा बनाया गया। हुमायूं की मृत्यु दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखेगा 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके मर गया। ठीक है, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसको भी आप याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हाँ, एक और नाम याद रखेगा, मिर्जा गियास बेग का नाम याद रखेगा, वो वास्तुकार था। मिर्जा गियास बेग जो था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, ये वास्तुकार था। इसी ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को डिजाइन किया है, इसको भी याद रखेगा। और इसी जहां दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है, वहां पर कई मुगल बादशाहों को भी दोस्तों दफनाया गया है, उसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा शीश महल हो गया, शाह बुर्ज हो गया, नगीना मस्जिद हो गया। दोस्तों ये सभी है कहां पर, शीश महल कहां पर है, शाह बुर्ज कहां पर है, नगीना मस्जिद कहां पर है दोस्तों, नहीं आपको जानकारी होगी, याद रखेगा। कभी आप जाइए दोस्तों आगरा के किले में, ठीक है, आगरा के किले में, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लाल किला कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाल किला केवल दिल्ली में है, ठीक है, आगरा में भी दोस्तों लाल किला है। इस लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, अकबर
अकबर द्वारा निर्माण, ठीक है। तो इसका निर्माण अकबर ने कराया था दोस्तों। और वहीं पर दोस्तों शीश महल बना हुआ है, शाह बुर्ज बना हुआ है, नगीना मस्जिद बना हुआ है। इन सभी सवालों को एकदम एक एक करके आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और पूछता दोस्तों, जोधाबाई महल कहां पर बना हुआ है? जोधाबाई महल परीक्षा में आता है, ठीक है, जोधाबाई महल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दरगाह लिखना था ना, हमने कुछ अलग लिख दिया। सलीम चिश्ती की दरगाह प्लस दोस्तों आपका जहांगीर महल, ठीक है, जहांगीर महल, ठीक है, जहांगीर महल। ये सभी चीज़ें कहाँ बनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा इन चीज़ों का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में क्या है और क्या दोस्तों आगरा में है, दोनों एकदम क्लियर कट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है कि दिल्ली में शाहजहानाबाद का निर्माण किस शिल्पकार की देखरेख में किया गया? उस शिल्पकार का नाम बताना दोस्तों। तो याद रखिएगा ये हमीद अहमद, जी हाँ दोस्तों, हमीद अहमद नाम है दोस्तों, जिसने क्या किया था? शाहजहानाबाद की स्थापना कराया था, मतलब उसका डिजाइन किया था। और उस समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? तो उस समय बादशाह था शाहजहां, ठीक है। बादशाह कौन था दोस्तों? तो शाहजहां के काल में दोस्तों ये दिल्ली में दोस्तों शाहजहानाबाद का निर्माण हुआ है। हमीद अहमद ने दोस्तों इसका निर्माण किया है, ठीक है। आगे लिख रहा है आगरा स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा का निर्माण दोस्तों किसने कराया है? तो याद रखिएगा इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा कराया गया। जी हाँ दोस्तों, नूरजहां, ठीक है, नूरजहां के द्वारा कराया गया, ठीक है। मिर्जा गियास बेग दोस्तों इन्हीं के पिता थे, याद रखिएगा। और ये जहांगीर की पत्नी का नाम है, ठीक है, जहांगीर की पत्नी का नाम है, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या दोस्तों? नूरजहां नाम है, ठीक है। उसी ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और भी आता है नूरजहां के द्वारा दोस्तों शाहदरा में, ठीक है, शाहदरा कहाँ भैया? शाहदरा है लाहौर में, ठीक है। तो याद रखिएगा शाहदरा कहाँ पर है? लाहौर में। और नूरजहां के द्वारा इस शाहदरा या लाहौर में किसका मकबरा बनवाया गया है? अपने पति जहांगीर का मकबरा इसने बनवाया है, ठीक है। याद रखेंगे अपने पति जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया है? नूरजहां ने बनवाया है, शाहदरा लाहौर में बनवाया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा आगरा के किले में स्थित नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद, ये तीनों मस्जिदों का निर्माण दोस्तों किसने कराया है? अब देखिए, अब याद रखेगा इसका निर्माण दोस्तों कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था दोस्तों? पीछे तो खाली सवाल इतना पूछा था ना कि नगीना मस्जिद या शाह बुर्ज वगैरह है कहां पर? तो आगरा के किले में, आगरा का लाल किले में। लेकिन दोस्तों इसका निर्माण किसने कराया है? तो नगीना मस्जिद की बात कर दे, मोती मस्जिद की बात कर दे, जामा मस्जिद की बात करें, इस सभी का निर्माण दोस्तों शाहजहां के द्वारा कराया गया। इतना ही नहीं, शाहजहां ने यहां पर दीवाने आम और दीवाने खास का भी निर्माण कराया है, ठीक है, दीवान एक खास, ठीक है। तो दीवाने आम, दीवाने खास, आप शीश महल का नाम पढ़ेंगे, शीश महल, ठीक है, शीश महल भी यहीं पर है, शाह बुर्ज भी यहीं पर है, शाह बुर्ज भी यहीं पर है। और दोस्तों याद रखिएगा आपका ताजमहल भी यहीं पर है, ताजमहल, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ हैं आगरा में, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा दिल्ली में जो मोती मस्जिद है, देखिए एक तो नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा वाली है, तो आगरा वाली मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। लेकिन जो दिल्ली वाली मोती मस्जिद है, कंफ्यूजन होता है आप सभी को, दिल्ली वाली मोती मस्जिद याद रखिएगा दोस्तों, ये औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनाया था? औरंगजेब के द्वारा दोस्तों ये दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कराया गया, ये आप याद रखेंगे। करा लाहौर स्थित बादशाही मंदिर का मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसने कराया? ये बादशाही मस्जिद है कहां पर दोस्तों? तो याद रखिएगा लाहौर में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया है? तो औरंगजेब ने ही कराया है, ठीक है। बादशाही मस्जिद याद रखिएगा औरंगजेब ने बनाया है। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। और एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था, एक कट्टर मुस्लिम बादशाह था, लेकिन इसके राज दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू लोग काम करते थे, ये भी आप याद रखेंगे। जबरदस्त सवाल है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। लिख रहा सिकंदरा में दोस्तों याद रखेगा अकबर का मकबरा बना हुआ है। आगे चल के दोस्तों अकबर का मकबरा को राजा राम ने क्या कर दिया? तोड़वा दिया था, ठीक है। और वहां से उसकी अस्थियां फेंक दिया निकाल करके, ठीक है। खैर अलग बात है। लेकिन अकबर के मकबरे का निर्माण दोस्तों किसने कराया है? तो उसके पुत्र ने कराया, जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर जो इसका पुत्र था उसी ने इसके मकबरे का निर्माण कराया। और जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया है? तो नूरजहां ने कराया।
आगे बढ़िए। कह रहा रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी किसकी पत्नी का नाम है दोस्तों? ये पत्नी थी औरंगजेब की। बड़ा औरंगजेब दोस्तों इससे मोहब्बत करता था, ठीक है। और अपने पिता शाहजहां के तर्ज पर दोस्तों औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया। क्या बनवाया दोस्तों? बीवी का मकबरा बनवाया। इस मकबरा को दोस्तों द्वितीय ताजमहल द्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल द्वितीय, यानी भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, जिसे औरंगजेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के लिए दोस्तों बनवाया था। इसको याद रखिएगा। और कहां पर बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया, ठीक है। कहां पर बनवाया? तो क्या बताएंगे? औरंगाबाद में। कहां पर दोस्तों? औरंगाबाद। औरंगाबाद की स्थापना भी दोस्तों औरंगजेब ने किया था और वहीं पर इस बीबी के मकबरे को बनाया गया है। करा आगरा के किले में स्थित मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज। तो दोस्तों ये मुसम्मन बुर्ज हो या शाह बुर्ज हो, इसका निर्माण किसने कराया था? अभी पीछे दोस्तों आपको बताया, इसका निर्माण दोस्तों शाहजहां के द्वारा कराया गया था, ठीक है। शाहजहां के द्वारा दोस्तों इस मुसम्मन बुर्ज और शाह बुर्ज का निर्माण कराया गया था। शाह में देखिए शाह लगा भी है, तो आप याद रख सकते हैं उससे कि शाह बुर्ज का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना ही सवाल दोस्तों आज के लिए काफी है और पता ही नहीं चलता कि कब आपके कितने सवाल हो जाते हैं। देखिए बात करते करते धीरे धीरे 2550 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, तो मुझे लगता है आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों बहुत सारे कोर्स पढ़ा दिए गए, विषय पढ़ा दिए, उन्हीं का हैंडरिटन नोट्स हैं। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, हमारी किताबों के साथ या हमारे यूट्यूब प्रोग्राम के साथ। आपको खुद ही लगेगा कि वाकई स्टडी 91 जो कुछ दे रहा दोस्तों, ये क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें हैं, कहीं मिलेंगी नहीं। 1000 चैनल है लेकिन कोई सीक्वेंस से पढ़ाने की जिम्मेदारी या बीड़ा उठाया ही नहीं। क्यों? पेशेंस चाहिए भैया, रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों? और एक बात और जानिए, मैंने भले ही 85 वीडियो बना दिया, लेकिन कुछ वीडियो को आप पढ़ते हैं, कुछ वीडियो को आप नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे में कुछ के व्यूज तो आते हैं, कुछ के व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन लोगों को चाहिए कि हमें तो ऐसा वीडियो बनाना है कि सब पे व्यूज आए, और वो संभव नहीं है। इसीलिए किसी के पास पेशेंस भी नहीं है कि एक एक टॉपिक पर दोस्तों आपको क्लास दे सके, जबकि स्टडी 91 के द्वारा एक एक टॉपिक पर क्लास दिया जाता है। कभी भी आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, आप यूट्यूब पर उस टॉपिक का नाम डालिए, साथ में स्टडी 91 लिखिए, निश्चित रूप से दोस्तों हमारा वीडियो आपको मिलेगा और जो भी हेल्प हो पाएगा वो आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। हाथ जोड़कर आप सभी से एक निवेदन है कि एक कमेंट कर दिया करिए, आपके एक कमेंट से बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और लोगों को बताइए कि लोग आकर चैनल से जुड़े, एक मौका दी स्टडी 91 को। या आपका अपना चैनल है, हम किसी तरह का एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमेशा से आपकी रही है और आज भी दोस्तों आपकी ही है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप अपना फर्ज निभाइए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।